कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हजारों साल की ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता मिट नहीं रही, उस पे पल्लवित हो रही है। और इसकी उत्सव धर्मिता, इसकी जिंदा दिली अब भी न सिर्फ कायम है, बल्कि अब दुनिया में इसके इंटरप्रिटेशन, इसके मायने कई कई अर्थों में लगाए जा रहे हैं। इसके मिटने ना मिटने के पीछे, इसके लगातार सरवाइव करने के पीछे सिर्फ इसकी आध्यात्मिकता, इसकी सोच, इसकी स्पिरिट ही नहीं है, बल्कि त्योहारों की वैज्ञानिकता और कालजयी रूप से अलग अलग समय में उनकी उपयोगिता भी रही है। आज अर्थव्यवस्था में त्योहार प्राण रस की तरह, धमनियों में खून की तरह बह करके और अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। अकेले दिवाली में लगभग 3.5 लाख करोड़ की खरीदारी की है कंज्यूमर्स ने। अगर ये डेटा देखा जाए तो अचानक से अक्टूबर में ये जंप, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्नैपडील हो या अमेजन हो, दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि 20 to 30% ज़्यादा खरीदारी हो जाती है त्योहारों के समय में, स्पेशली अकेले दिवाली में। भारतीय समाज में रक्षाबंधन से शुरू होकर के और अक्टूबर नवंबर तक जो त्योहार चलता है, वो किस तरह से ई कॉमर्स से लेकर के रिटेल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज को इस तरह बढ़ाता है कि एक रिसर्च के हिसाब से जितनी भी नई लॉन्चिंग है, जितने भी बड़े इनोवेशन हैं, ज्वेलरी से लेकर के कपड़े तक, उनमें जो कंपनीज हैं, 52% कंपनीज अपनी लॉन्चिंग दिवाली के आसपास करती हैं। और दिवाली तो छोड़ दीजिए, भारत में अलग अलग त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में न सिर्फ रोजगार देते हैं, न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, बल्कि वो चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्रमोट करते हैं। अगर मिट्टी बनाने वाला, मिट्टी के काम, मिट्टी से कारीगरी करने वाला कुम्हार इससे रोजगार पाता है, तो उसी मिट्टी से मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार भी रोजगार पाता है। महाराष्ट्र में दुर्गा जो गणेश पूजा है, लगभग गणेश पूजा के दौरान ही 25,000 करोड़ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो सोचिए आप कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, न मालूम ऐसे कितने अनगिनत त्योहार होते होंगे जिससे आर्थिक गतिविधियां भारत के इकोनॉमिक पहिए को आगे बढ़ाती होगी। इन्हीं में से एक है महाकुंभ मेला। 2019 का डेटा कहता है कि कुंभ से लगभग 1.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का ये डेटा है। तो ये डेटा तो सिर्फ कुंभ का है। 2025 का महाकुंभ होगा तो अनुमान के हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो महाकुंभ से लेकर के बाकी जो भारतीय त्योहार हैं, वो अलग अलग सीजन में आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं। और जिस तरह से हर वर्ग को, चाहे फिर वो किसान हो, चाहे वो कारीगर हो, दस्तकार हो, या फिर रोजगार पेशा व्यक्ति हो, हर किसी के लिए वो रोजगार के अवसर पैदा करता है, नई नई संभावनाएं लाता है, उत्सव के साथ ऊर्जा और अपॉर्चुनिटी भी देता है। आजकल तो दुर्गा पूजा, गणेश पूजा के दौरान बड़ी बड़ी इवेंट कंपनियां, कैटर्स, मूर्ति बनाने वाले लोग अपने लिए नई नई संभावनाएं तलाशते हैं। इन संभावनाओं के केंद्र में भारतीय संस्कृति, भारतीय मंदिर, भारतीय धर्म, ये सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हजारों साल से चलाते आ रहे हैं, निभाते आ रहे हैं। एक फिल्म आई थी नाना पाटेकर की, देउल, महाराष्ट्र के गांव में की कहानी है, पेन करके, कि वहां पे लिमिटेड पैसा होने के बाद गांव वालों के कुछ हिस्सा कह रहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, कुछ कह रहा था कि कुछ और करेंगे। वहां पे मंदिर बनाया गया और आज उस पूरे गांव की अर्थव्यवस्था उस मंदिर का दर्शन करने वाले जो आने वाले लोग हैं, उनके चढ़ावे, उनकी खरीदारी, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के सहारे चलता है। किसने सोचा नहीं होगा कुछ साल पहले कि गांव, उससे जुड़ी हुई सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के केंद्र में मंदिर हो जाएगा। तो ये केंद्र में मंदिर का होना कोई पहली बार तो नहीं रहा, बल्कि दक्षिण भारत में और भारत के बाकी हिस्सों में भी पुराने जमाने में जो अर्थव्यवस्था थी उसकी धुरी थे मंदिर। इन मंदिरों को करमुक्त जो जमीन दी जाती थी, इसको जब वो लीज पर देते थे, उससे जो आमदनी होती थी तथा जो चढ़ावा होता था, उससे नई नई कलाएं, नए नए मंदिर और अन्य गतिविधियों की वजह से तमाम कारीगरों को रोजगार मिलता था। जो पैसा आता था उससे अस्पताल, उससे स्कूल खोले जाते थे और इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती थी। और भारत में ऐसे मंदिरों की संख्या एक दो नहीं बल्कि लगभग 20 लाख के आसपास मानी जाती है। हर गली में एक मंदिर आपको मिल जाएगा। और भारत में जो इंटरनल, यानी कि जो आंतरिक टूरिज्म है,
उस टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा, अगर आंतरिक टूरिज्म की बात किया जाए तो पूरा टूरिज्म का जो टोटल योगदान है वो पूरी जीडीपी का लगभग 4.6% है। 13 लाख करोड़ रुपए 2021 में अकेले टूरिज्म से आए। और उसमें से अगर मंदिर टूरिज्म की बात की जाए तो बनारस, काशी में, अयोध्या में जिस तरीके की फुटफॉल हो रहा है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि साल 2022 में अकेले सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा। और ये अनायास नहीं है। पूरे भारत में 3 राज्य, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, यही आंतरिक टूरिज्म में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी रखते हैं। तो प्राचीन काल में आप जहाँ-जहाँ मंदिर देखेंगे, उसके आस-पास गाँव देखेंगे और सभी आर्थिक कारोबार, सभी जीवन की गतिविधियाँ वहीं से संचालित होती थी। एक बात तो ये भी कहा जाता था कि जिस जगह मंदिर नहीं था, वहाँ लोग रहना नहीं चाहते थे, मानव निवास के लिए अनुपयुक्त मानते थे। आध्यात्मिक केंद्र और आर्थिक गतिविधियों की ये कैटलिस्ट थे। न सिर्फ रोजगार देते थे बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा देते थे। मंदिर की अर्थव्यवस्था धन संचय के साथ-साथ जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हो सकती थी, वो चाहे कारीगर के जीवन से जुड़ा हो, चाहे वो मूर्तियाँ, पेंटिंग या व्यापार के एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी रहा हो, सार्वजनिक कल्याण के लिए अस्पताल हो, स्कूल हो, इन सभी कार्यों के लिए ये पैसा उपयोग किया जाता था। और अगर इसको ठीक से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में उस समय इकोनॉमी जो थी वो इंक्लूसिव थी। आज के समय की तरह जॉबलेस ग्रोथ नहीं था कि मल्टीनेशनल कंपनीज के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर की नेटवर्थ है, लेकिन रोजगार देने के नाम पे कुछ हजार, कुछ लाख लोग ही रोजगार पा रहे हैं। तो भविष्य में अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ को टैकल करने के लिए कोई तरीका अपनाना चाहिए, तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ-साथ अपना देसी स्टाइल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, जिसमें पारंपरिक रूप से दस्तकार, कारीगर या समाज और कला के सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए रोजगार के, आर्थिक गतिविधि के अवसर उपलब्ध हों। और मंदिर, त्योहार, कला, संस्कृति, ये इसके सबसे बड़े केंद्र और वाहक हो सकते हैं। शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने भी पीएम विश्वकर्मा योजना, ऐसी योजनाएं शुरू की, क्योंकि हजारों साल से न सिर्फ ये अपनी कला का संचय करते, कला को बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के वाहक भी रहे हैं।